स्टोइकियोमेट्री। अब क्या है स्टोइकियोमेट्री, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का लेना देना केमिकल रिएक्शन से है। और केमिकल रिएक्शन देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे चैट में क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बताइएगा, कौन बताएगा? रियली वेरी गुड अदनान, somebody saying क्या हाल चाल सर जी, आई एम रियली गुड। अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। लव यू सर, थैंक यू सो मच रिया। और I'm asking a simple question, what is chemical reaction? Actually, chemical reaction होता क्या है? What is chemical reaction? Can anybody answer this question in a chat section? Arrangements of atom, बहुत बढ़िया। प्रियम नेमा ने आंसर दे दिया, that is arrangement of the atoms. Yes, of course. देखिए होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक्चुअली उन मॉलिक्यूल्स के पार्टिसिपेशन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो बहुत ध्यान से चेक करिएगा। आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर आपने यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया इन एन अप्रोप्रिएट टेंपरेचर एंड प्रेशर, यू विल गेट H2O। दैट्स रियली वेरी सिंपल। नाउ दिस इज मॉलिक्यूल, लुक एट इट, दिस इज मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज अगेन अ मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। सो एक्चुअली यहां पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरफ जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम लोग रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। और H2O जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज अ मॉलिक्यूल जिसको हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बहुत ही बढ़िया। सो फाइनली ये रिएक्टेंट है, वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक नया मॉलिक्यूल दे रहे हैं। लेकिन मजे की बात, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहां पर एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम, ये लिख लीजिए। ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो बहुत ही कम बच्चों को पता लगता है। पार्टिसिपेट तो मॉलिक्यूल करते हैं, लेकिन एटम्स के रीअरेंजमेंट को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं सिंपल फंडामेंटली बोलूं तो हाइड्रोजन देखिए ये मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन देखिए ये मॉलिक्यूल, और फाइनली आप क्या बना रहे हो? H2O। हुआ क्या, जरा सोचो। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और आपस में एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन रीअरेंज हो गए। आपस में एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन रीअरेंज हो गए और नया मॉलिक्यूल फॉर्म किया। सो बेसिकली एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल है उसमें एटम रीअरेंज हो रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है, ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो फाइनली अगर आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखना चाहो तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, लिख लीजिए सब लोग। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन में अगर सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, अगर सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी केमिकल रिएक्शन में से एटम गायब नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझिए कि अगर मैंने आपको बोला बेटा जाओ ये दो चीजें दी मैंने आपको, जाओ इसको रीअरेंज करो, तो रीअरेंज का मतलब क्या है? ये दो चीजें तो आपके पास होंगी, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के रीअरेंजमेंट में एटम गायब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले क्या किया, आपने यहां पर लिखा H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O। आप देखो आपने सिर्फ एटम के रीअरेंजमेंट से पानी बना दिया, दैट इज अप्रोप्रिएट। लेकिन सवाल यह है कि इस रीअरेंजमेंट में एक एटम गायब हो गया, कैसे? इस तरफ हाइड्रोजन कितने? 2, इस तरफ हाइड्रोजन कितने? 2, इस तरफ ऑक्सीजन कितने? 2, इस तरफ ऑक्सीजन कितने? 1। अगर आप सिर्फ रीअरेंज ही कर रहे हो तो ऑक्सीजन कहां गया? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होता है जिससे कोई एटम गायब नहीं होना चाहिए,
और इसके लो को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लो। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास लो लगना चाहिए, मास उसमें कंजर्व होना चाहिए। रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम हैं, प्रोडक्ट की तरफ भी उतने ही एटम होने चाहिए। इसीलिए हम लोग इक्वेशन को करते हैं क्या, इसी कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हमें क्या मिल जाए, बराबर बराबर एटम हो जाए, क्योंकि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है। सो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। यहां मैं 2 लगा देता हूं, यहां मैं 2 लगा देता हूं, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहां पर 2 लगाया और यहां पर मैंने 2 लगाया, अब मेरा रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ एटम बैलेंस हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ लग गया। चेक करो, यहां पर हाइड्रोजन कितने, 4, यहां पर कितने, 4, ऑक्सीजन कितने, 2, यहां पर कितने, 2, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन और साथ में 2 लग रहा है, तो इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अभी ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। इस चीज को समझिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो यहां पर केमिकल, लुक एट इट, केमिस्ट्री का एक नया टर्म आ जाता है। वेन एवर यू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, there is a new term called stoichiometry. Stoichiometry. Now that's really very important. Now that's really very important. अब आप कहेंगे सर बैलेंसिंग करके स्टोइकियोमेट्री क्या मतलब है इसका, आज मैं आपको बताऊंगा। यहां पे समझिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब एटम का रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन जब एटम रीअरेंजमेंट होते हैं तो एटम गायब नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ लगना चाहिए। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ लगना चाहिए, इसका मतलब हमें एटम को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ से बैलेंस करना होता है, और अगर आप बैलेंस करते हैं तो यहां से एक केमिस्ट्री का नया टर्म निकल के आता है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का लेना देना बैलेंसिंग से है, स्टोइकियोमेट्री का लेना देना बैलेंसिंग से है। कोई केमिकल रिएक्शन अगर आप बैलेंस करते हैं, इसका मतलब आप उसकी स्टोइकियोमेट्री अरेंज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, लेकिन इससे पहले सबको यह समझ में आ गया जितना मैंने पढ़ाया। यस और नो में आंसर लिखो। चलो मैं चैट में चेक करता हूं। सबसे पहले यस लिखा रियल पॉलिटिक्स ने, वाह। साक्षी ने भी लिख दिया, बादशाह अहमद, वाह क्या नाम है। उसके अलावा गुलिया ने लिख दिया है, प्रशांत ने लिख दिया है, पुष्पेंद्र ने लिख दिया है, वाओ 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 वाओ। अब स्क्रॉल अप हो रहे, मतलब सबको समझ में आ गया। दैट इज रियली गुड। नाउ सवाल ये है, चलो सवाल ये है कि फाइनली स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। यू वांट टू सी दैट? ओके, तो सवाल ये है कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। दैट्स रियली सिंपल। एक दो बच्चों ने कहा, यहां पर नो भी लिखा है, ठीक है। एक दो बच्चे यहां पर जैसे पटेल अभिषेक ने नो लिखा है, तो बेटा सवाल पूछना, और मैं आप सबसे कहता हूं कि एक बार इसको दोबारा देख लेना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। जो क्वेश्चन है, जिसको लग रहा है कि मुझे यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बेटा मैं आपसे यहां पर सवाल पूछ लेता हूं, यहां पे सवाल ले लेता हूं। बेटा सवाल पूछो, बेटा सवाल पूछो। दैट्स रियली वेरी इजी, बहुत आसान है। कोई सवाल पूछिए। अच्छा, कोई कह रहा है मेरा नाम लीजिए, जितेश पसवानी। वाओ जितेश, थैंक यू सो मच। अच्छा, somebody saying नो प्रॉब्लम। ओके, सो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बहुत आसान है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि हमें यहां पर, हाँ बेटा पूछो, यहां पर स्नीकर पीकर, इससे एक सवाल पूछना। बेटा पूछो, सवाल क्या पूछ रहे हो? somebody saying कि मुझे एक सवाल पूछना है।
जय सिंह बेटा सवाल पूछो, सवाल। अभी स्टोइकियोमेट्री तो बेटा अब हम कर रहे हैं, अभी हम स्टोइकियोमेट्री कर रहे हैं आयुष बेटा। तो अगला हमारा टॉपिक यही है कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, आसानी से समझ में आएगा। चलो, सो फाइनली मैंने आपसे कहा कि बैलेंसिंग का मतलब स्टोइकियोमेट्री का अरेंजमेंट ये होता है। अब सवाल ये कि स्टोइकियोमेट्री है क्या, सवाल आपने पूछा स्टोइकियोमेट्री है क्या, पर एक चीज तो समझ गए कि स्टोइकियोमेट्री का लेना देना बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन से होता है। चलो तो मैं आपको अब स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझा देता हूं। समबडी सेइंग स्टोइकियोमेट्री है क्या। चलो, सो हमारा जो अगला, ये देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। केमिकल आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती, वो कंजर्व रहती है। चलो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री। बहुत लोगों ने सवाल पूछा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री, व्हाट इज द, बेटा अभी टॉपिक पूरा होने दो, चेक्स क्रिएटिविटी। बेटा टॉपिक पूरा होते ही मैं आपको यहां पर क्या करवाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। सो डोंट वरी, पहले टॉपिक पूरा हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अभी मैं आपसे बोला कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो, इसका मतलब आप स्टोइकियोमेट्री अरेंज कर रहे हो। तो चलो मैं स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझाता हूं सबसे पहले। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री, राइट इट डाउन, फिर मैं इसको समझाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट, दैट्स इट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब आप स्टडी करते हो और उसकी कैलकुलेशन रिलेटेड काम करते हो तो उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट। ये बहुत आसान है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब बहुत ही क्लियर है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना और उससे कैलकुलेटिव पार्ट से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो स्टोइकियोमेट्री के अंदर आता है। अब करोगे कैसे, मैं उसको समझा रहा हूं, जरा चेक करना, ठीक है। सो चलिए, ये तो डेफिनेशन था। अब हम चलते हैं आगे, एक एग्जांपल को लेते हैं। लेट अस सपोज यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। SO2 का रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से। बहुत ध्यान से समझना, स्टोइकियोमेट्री मैं गारंटी देता हूं आज के बाद से, इस लेक्चर के बाद से आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। लेकिन आपको चैट में ना ध्यान देते हुए पूरे बोर्ड पे ध्यान देना है। वादा करो, प्रॉमिस करो कि पूरा बोर्ड पे ध्यान दोगे। चलो, सो फाइनली SO2 का रिएक्शन, मतलब SO2 एक गैस है, उसका अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन हमने करवा दिया तो हम लोगों को SO3 मिलेगा। ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से समझना, सब चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग। जब आपने SO2 का रिएक्शन O2 से करवाया, SO3 बन गया। यहां पर रिएक्टेंट कौन है, SO2 एंड O2, दीज टू गैसेस। प्रोडक्ट कौन है, SO3। सबको समझ में आ गया। और ये है केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर केमिकल रिएक्शन में हो गए एटम की अरेंजमेंट, लेकिन यहां पर एटम के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमें इस केमिकल रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस, हमें इस केमिकल रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस। ये तो बात सबको समझ में आती है। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से इसको बैलेंस करते हैं, जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है। इसको बैलेंस करने का पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप SO2 लिखो प्लस यहां पर आप हाफ O2 लिखो और यहां पर SO3 लिख दो। जरा चेक करो कि मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस का स्टोइकियोमेट्री से क्या लेना देना है अभी बताऊंगा, लेकिन जरा चेक करो कि यहां पर ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। SO2 प्लस हाफ O2 विल गिव यू SO3। ये इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी। आप देखोगे कि रिएक्टेंट की तरफ 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट की तरफ भी 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और फाइनली सल्फर इस तरफ 1 है, उस तरफ भी 1 है। इक्वेशन बैलेंस्ड है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन क्या आपने अगर ढंग से दिमाग लगाएं, अगर आप फंडामेंटली सोचें तो क्या आपने सही किया? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर हाफ मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज नहीं होती। हाफ मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं आपसे कहूं, देखो बेटा, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। देखो बेटा, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। आपको सर हमें तो एक मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, हमें तो आधा मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, आधा मॉलिक्यूल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटली ये गलत है। जरा समझिए, फंडामेंटली दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मैं आपसे जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना, फंडामेंटली ये गलत है। हाफ मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज नहीं होती।
लेकिन इसको ध्यान से समझिए, फंडामेंटली तो ये गलत है, लेकिन जब आप इससे क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो आंसर सही आएंगे। मतलब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिकली आई एम चेंजिंग द कलर, फंडामेंटली ये गलत है, लेकिन मैथमेटिकली ये सही है। समझिए, मैथमेटिकली ये सही है। सो आप इसको जरा घुट्टी पी लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटली आधा मॉलिक्यूल नहीं होता, प्रैक्टिकली सोचे तो गलत है, लेकिन मैथमेटिकली बच्चों ये सही है। जब आप इससे क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। चलो, कई बच्चे जरूरी नहीं इसको ऐसे सोल्व करें या फिर बैलेंस करें, इसको बच्चे ऐसे भी बैलेंस करते हैं। कैसे? यहां पर सब लोग बोलेंगे सर SO2 लगा दो, यहां पर O2 लगा दो, यहां पर ये SO3 है, फिर बोलेंगे सर यहां पर 2 लगा दो। अगर वहां पर आपने 2 लगा दिए तो यहां पर जरा चेक करो 6, तो यहां पर मैं 2 लगा देता हूं, अब ये बैलेंस हो गया। कई बच्चे इसको यू भी बैलेंस कर सकते हैं कि ये ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ SO3। इन दैट केस ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऐसा क्यों? अब आप बैलेंस कैसे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथमेटिकली आपके आंसर दे देगा। लेकिन ये जो पहली इक्वेशन थी वो फंडामेंटली गलत है, दूसरी इक्वेशन फंडामेंटली भी सही है, मैथमेटिकली भी सही है। ये आपसे कुछ कहती है और इसी की स्टडी को हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, और आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, फंडामेंटल भी सही है, मैथमेटिकली भी सही है। इसका मतलब हमें बैलेंसिंग यूं करनी चाहिए। समझ में आता है? फंडामेंटली और मैथमेटिकली सही है। यहां पर 2 मॉलिक्यूल हमने SO2 के लिए ही है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया, 2 मॉलिक्यूल उससे SO3 के मिल गए। इसका मतलब यह सबसे सही तरीका है बैलेंस करने का। फंडामेंटली और मैथमेटिकली बेटा नीचे वाली जो इक्वेशन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहीं से हमारी स्टडी शुरू होती है। अब सवाल यह है कि बैलेंसिंग करने के बाद स्टोइकियोमेट्री से मतलब क्या है। हम पढ़ के आ चुके कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन का थ्योरेटिकली स्टडी करना, उसका मैथमेटिकली स्टडी करना। बैलेंसिंग के बाद ही उसकी थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इक्वेशन में गौर से देखो, इस इक्वेशन को स्टार लगा देता हूं। इस इक्वेशन के अंदर ये देखिए जरा ध्यान से, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास गौर से अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पर उस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ SO3। इस इक्वेशन में जो आपको यहां पर SO2 के आगे नंबर दिख रहा है दैट इज 2, ऑक्सीजन के आगे नंबर दिख रहा है दैट इज 1, नहीं लिखा हुआ है तो 1 मॉलिक्यूल होता है, और SO3 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज 2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब यहां से बैलेंसिंग करने के बाद आपकी स्टोइकियोमेट्री स्टडी शुरू हो जाती है, और इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। राइट इट डाउन, इन नंबर्स को सब चैट में लिखोगे। दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री सब लिखो, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, stoichiometry coefficients. Now that's really amazing, that's really important. सब लोग इसको चैट सेक्शन में लिखोगे। शिव कामत ने, शिव ने लिखा है अभी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। बैलेंस करने के बाद जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल के आगे डेटा लिखा होता है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं। हर एक केमिकल रिएक्शन में बच्चे अलग अलग बैलेंस करते हैं, तो स्टोइकियोमेट्री अलग अलग, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। ये दिमाग में अपने डाल लेना। जो बच्चे यहां पर चैट में लिख रहे हैं उनको इसका मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। बैलेंसिंग के बाद जो नंबर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। एक बार लिखिए नहीं, 2 बार लिखिए चैट में ताकि आपको याद हो जाए। बहुत बढ़िया। सो फाइनली हमें समझ में आ गया कि जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो भैया हमने स्टोइकियोमेट्री का काम शुरू कर दिया, और जो बैलेंस करने के बाद कोफिशिएंट लिखते हो उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। बैलेंसिंग 10 बच्चे 10 तरह से कर सकते हैं। आप जैसे भी बैलेंस कर रहे हैं उनको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही कहेंगे। सिंपल, सबको समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से स्टडी। मैं आपके सारी बातों के जवाब दे चुका हूं, एक एक लाइन में बोल रहा हूं, और मैं गारंटी लेता हूं लेक्चर खत्म होने के बाद आपको कभी स्टोइकियोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। सो फाइनली मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा समझिए, हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन था। बैलेंस आप इसको, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व
इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। सो इन दैट केस आपने क्या किया, ये तो अनबैलेंस थी, लेकिन आपने ऐसे अगर बैलेंस कर दिया तो ये बैलेंसिंग एक्चुअली फंडामेंटली सही नहीं है, दैट इज फंडामेंटली इनकरेक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। जरा समझिए क्यों, क्योंकि यहां पर हाफ मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज नहीं होती, नो हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसका मतलब यह हुआ कि ये इनकरेक्ट है। सो फाइनली करेक्ट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि यहां पर जरा चेक करिएगा, ये इक्वेशन जो आपने बैलेंस लिखी है एक्चुअली ये फंडामेंटली और मैथमेटिकली दोनों तरह से करेक्ट है। अब हम चलते हैं आगे, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ओके। लेकिन अब यहां से स्टोइकियोमेट्री का स्टडी शुरू होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको यह समझ में आ गया तो स्टोइकियोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। अब समझिए कि केमिकल रिएक्शन आपसे कुछ कह रही है, जैसे मैं आपसे बार बार कुछ कह रहा हूं, ये केमिकल रिएक्शन आपसे कुछ कह रही है। ज्यादातर बच्चे ये केमिकल रिएक्शन जो कह रही है उसको गलत समझते हैं। समझिए क्या, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं, यहां पर दिमाग ये लगाने लगते हैं कि यहां पर ये जो 2 दिख रहा है उसको लेते हैं वेट के रिस्पेक्ट में, बोलते हैं 2 ग्राम SO2 लोगे, 1 ग्राम O2 लोगे तो 2 ग्राम SO3 मिलेगा। दैट इज रॉन्ग, ये कभी भी इस तरह से पढ़ा नहीं जाता। बैलेंस करने के बाद जो आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाए हैं वो कभी भी वेट को एक्सप्रेस नहीं करते, याद रखिएगा, वो कभी भी वेट को एक्सप्रेस नहीं करते। जो आप पर ये 2, 1 और 2 लिखते हो वो वेट को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आपने ऐसा गलती से लिख दिया तो आप खुद ही सोचिए, आपने अगर बोला कि 2 ग्राम इसके लो, 1 ग्राम इसका लो, तो 2 ग्राम ये बनेंगे, दैट इज फंडामेंटली इनकरेक्ट, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को क्या कर रहा है, डिससेटिस्फाई। ये कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को डिससेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता। आप खुद ही सोचो, 2 ग्राम और 1 ग्राम, तो यहां पर तो 3 ग्राम बनना चाहिए था ना, आपने 2 ही ग्राम क्यों बनाया? इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये मासेस नहीं है तो क्या है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये कैसे लिखे जाते हो, बहुत आसान है, जरा समझिए। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री समझिए, 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपने SO2 के लिए और 1 मॉलिक्यूल अगर आपने O2 का लिया तो आपको 2 मॉलिक्यूल SO3 के मिलेंगे। यह मतलब निकलता है इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 मॉलिक्यूल SO2 के लिए, 1 मॉलिक्यूल अगर आपने O2 का लिया तो आपको 2 मॉलिक्यूल SO3 के मिलेंगे। इसको इस तरह से लिखा जाता है। नीचे यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपनी कॉपी में आप लोग लिखोगे। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट इट डाउन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को। लिखो अपनी कॉपी के अंदर, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 1 और 2 जो दिखाई दे रहा है वो आपको मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ग्राम या वेट नहीं है। ज्यादातर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। सो फाइनली इसका मतलब समझ लीजिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे होते हैं वो बेसिकली उनके मॉलिक्यूल्स को या फिर मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। अब ध्यान से देखो, कई बच्चे कह रहे थे सर एग्जाम्पल दो। नाउ हम लोग एग्जाम्पल यहां पर इसका लेते हैं, और मैं जो अब लिखने जा रहा हूं अगर आपने उसको ध्यान से देख लिया तो आपको स्टोइकियोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट अस सपोज हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जिससे हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। उसको लिखने का तरीका आपके सामने है, जरा चेक करिए। H2 + O2 विल गिव यू H2O। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है, जिससे हमें वाटर मिलेगा H2O। अब यहां पर स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखी जाती है उसको समझिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री अगर आपको स्टोइकियोमेट्री लिखनी है, समझिए, अगर आपको स्टोइकियोमेट्री लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बैलेंसिंग करिए। बैलेंसिंग कैसे करोगे जरा चेक करो। यहां पर मैं 2 लिख देता हूं और यहां पर भी मैं 2 लिख देता हूं। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, जरा चेक करो।
ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 ट्वाइस ऑफ H2 बैलेंस हो गई और मैंने मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट बैलेंसिंग की है। अब जरा ध्यान से चेक करना, बैलेंसिंग करने के बाद मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है जरा समझिए। इसका मतलब यह है, जरा देखिएगा, अगर मैंने यहां पर दो मॉलिक्यूल्स, किसके लिए मैं लिखता हूं, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए, दो मॉलिक्यूल्स अगर मैंने, ठीक है, मॉलिक्यूल्स समझिएगा, ऑक्सीजन के लिए, तो पक्का मुझे दो मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स मुझे H2O के मिलेंगे। समझिए, दो नहीं है, यहां पर एक है, ये 1 है, सो यहां पर मैं 1 लिख देता हूं। समझिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बैलेंस किया, वो आपसे कुछ कह रहा है, और इसी को हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल समझिए, दो मॉलिक्यूल अगर मैंने हाइड्रोजन के लिए, एक मॉलिक्यूल अगर मैंने ऑक्सीजन का लिया, तो पक्का मुझे दो मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। ये पक्का हो गया, पक्का हो गया, पक्का हो गया ना मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं आगे से सवाल पूछता हूं, जब मैं दो मॉलिक्यूल H2O के ले रहा हूं, लेटर सपोज मैं दो की जगह कितने ले रहा हूं, सपोज करिएगा, लेटर सपोज मैं दो की जगह लेता हूं 2x। समझिए, अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं, मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं दो नहीं, मैं 2x मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, x कोई भी एक नंबर है, 2x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो आप बताइए कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, जरा समझिए। अगर इसके दो मॉलिक्यूल तो इसका एक चाहिए, अगर इसके 2x तो इसके कितने चाहिए, ऑब्वियसली अगर इसके 2x हैं तो इसके कितने चाहिए, दिमाग लगाओ, x। सोनम ने आंसर भी दे दिया। सो फाइनली, बहुत बढ़िया, तो इसके x मॉलिक्यूल्स चाहिए, समझिए, इसके x मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑक्सीजन के। बहुत बढ़िया, तो आप बताइए कि यहां पर इसके कितने बनेंगे, 2x मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, वाटर के। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, दिमाग लगाओ। देखो, दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक तो ये कि ऐसी भैया हमें तो समझ में नहीं आने वाला, एक ये होता कि भैया ऐसी क्या चीज है जो मुझे समझ में नहीं आने वाली, मैं सब कुछ समझ के रहूंगा, मुझ में जज्बा है। तो बहुत आसान बात बोल रहा हूं, अगर इसके दो मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, सिंपल। अगर इसके 2x मॉलिक्यूल इसके x मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो इसके 2x मॉलिक्यूल बनेंगे, सिंपल है। और अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, लेटर सपोज थर्ड नंबर पे जा रहा हूं, अगर मैं इसके ट्वाइस Na मॉलिक्यूल्स ले लूं, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, लिख लो, Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। बहुत बार बता चुका हूं। अगर मैंने यहां पर ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ले लिए, ध्यान से समझिएगा, ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर कितने लूंगा, अगर इसके ट्वाइस Na लूंगा तो इसके कितने लूंगा, देखो इसके दो से इसका एक चाहिए, तो इसके ट्वाइस Na से इसके कितने चाहिए, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझिए, ट्वाइस Na इसके हैं, समझिए, डेटा को पकड़ लीजिए, इसके दो से इसका एक चाहिए, तो इसके 2x से इसका x चाहिए, इसके 2Na से इसका Na चाहिए, बनेगा कितना, ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे। बताइए कि ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं तो कितने मोल हुए, अगर हमारे पास ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने मोल हुए। आप लोगों को मोल काउंट करने हैं। मोल काउंट करने का सिंपल तरीका है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, याद है ना, ट्वाइस Na, इसका मतलब यहां पर 2 मोल हो गए। बहुत प्यारे मेरे बच्चों, सबने आंसर दे दिया। मतलब यह है कि अगर मैं 2 मोल, ट्वाइस Na मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 मोल हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया, Na मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। यहां पर देखिए ट्वाइस Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, दैट इज 2 मोल H2O। ये लीजिए, बहुत आसान है, समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। समझिए, या तो ये मॉलिक्यूल्स हैं या ये मोल्स हैं। आप यूं बोल सकते हैं सर कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल H2O बनाएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आया कैसे, मैंने आपको समझा दिया। किस किस को समझ में आ गया, एक बार चैट सेक्शन में यस और नो में आंसर करो। चैट सेक्शन में यस और नो में आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो में आंसर करो कि हां सर हमें समझ में आ गया कि अगर मैं यहां पर इस स्टोइकियोमेट्री को, मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टोइकियोमेट्री को मैं किस वे से लिख सकता हूं, इस स्टोइकियोमेट्री को मैं यहां पर मोल्स के वे में भी लिख सकता हूं। इसका मतलब आपको एक नया तरीका मिल गया, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने का नया तरीका मिल गया।
इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको मोल बताते हैं। इस चीज को समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है। सो फाइनली किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद मुझे पता लग जाता है उसकी स्टोइकियोमेट्री, मुझे पता लग जाते हैं उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और मैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से लिख सकता हूं। चलो मैं आपको लिख के बताता हूं। फाइनली इस पे एक बार और फोकस करते हैं, जरा समझिएगा, इस पे एक बार और फोकस कर लेते हैं। जरा चेक करिए मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आपसे क्या कहता है, जरा देखिए। फाइनली आपसे ये कहता है, इसको पहले बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए क्या लगाऊंगा, यहां पे 2, यहां पर क्या लगाऊंगा 2। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जो जानकारी लिख रहा हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल के वे में लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल समझिए, अगर आपने 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए समझिए और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए, जरा एक मॉलिक्यूल, यहां पर 1 है, मैं हमेशा 2 लिख देता हूं। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए तो आपको पक्का 2 मॉलिक्यूल H2O के मिलेंगे। ये मॉलिक्यूल के वे में हो गया। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, किस वे में लिख रहा हूं, दूसरा है मोल्स के वे में। समझिए, अगर मैंने 2 मोल्स हाइड्रोजन लिया और 1 मोल ऑक्सीजन लिया तो पक्का मुझे 2 मोल क्या मिलेंगे, वाटर। ये मतलब निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मतलब निकलता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब आपका काम हो गया। किस किस को समझ में आ गया ये? अगर मैंने 2 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल ऑक्सीजन लिया तो 2 मोल H2O मिलेगा। आप इसको वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वेट निकालने का तरीका क्या होता है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपको बताता हूं कंजर्वेशन ऑफ मास लोग कैसे लगाते हैं। इसी इक्वेशन को अब मैं किस वे में लिखूंगा, मास के वे में। अब आ जाओ आप। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं। अगर मैंने यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन लिए, बताओ मास कितना हुआ। अगर मैंने 2 मोल हाइड्रोजन लिए, मास कितना हुआ, दैट इज, अगर मास निकालना है क्या करना पड़ेगा, मोल्स इनटू मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन गैस का 2, तो कितना हो गया 4। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब मैंने यहां पर 4 ग्राम हाइड्रोजन ली है। ये किस किस को समझ में आ गया? 2 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई है। सबको समझ में आ गया? बेटा ये 2 लिख दिया किसी ने। बेटा हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, हम यहां पर H2 की बात कर रहे हैं, तो 2 ग्राम हो गया ना। कईयों ने 2 ही लिखा है। अनिल शर्मा बेटा गलत है, 2 नहीं 4 होगा। यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, हमारे पास 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, तो 4 ग्राम हो गया। समझ में आता है? 4 ग्राम आपने हाइड्रोजन ली। ये देखिए 1 का 16 तो 2 का 32 ग्राम आपने क्या लिया है, ऑक्सीजन। आप देखो मॉलिक्यूल क्या है, जरा उसको पढ़िए। इसका मॉलिक्यूलर मास लेना है, यहां पर H2 का मॉलिक्यूलर मास लेना है, यहां पर H2O का। अब मजे की बात देखिए, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास लो कई लोगों को पता नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास लो बैलेंसिंग के बाद लगता है। इसका मतलब समझिए, अगर आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन ली, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली, तो पक्का 36 ग्राम वाटर मिलेगा, 36 ग्राम पानी मिलेगा। जोड़ दीजिए इन दोनों को, यू कैन ऐड देम, दैट्स रियली अमेजिंग। जो एडिटिव पॉइंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेंगे, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास लो। जितना आपने मास लिया उतना ही मिलेगा, ये पक्का है। और फाइनली देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, आपको 36 ग्राम पानी मिलेगा। आप यहां से भी निकाल सकते हो, 18 दूनी 36, 18 टू जस्ट 36। अब यहां पर एक बात नोट कर लो, कंजर्वेशन ऑफ मास लो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में लगता है और आपको वहां से मोल से वेट निकालना होता है। ये वेट नहीं है, ये वेट नहीं है, ये मोल्स हैं। मोल्स से आप वेट निकालोगे और जब आप वेट लिखोगे तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास लो लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जिसको समझ में आ गया, इसका मतलब उसके स्टोइकियोमेट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सब लोग नोट डाउन करो, कंजर्वेशन ऑफ मास लो का मतलब यह है कि जितना आप रिएक्टेंट वेट में लोगे, प्रोडक्ट वेट में उतना ही मिलेगा। यहां पर जरा गौर से देखो, 32 और 4 36 और आपको 36 ही मिल रहा है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपसे बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। मैं जब आपको प्रैक्टिस अभी और कराऊंगा जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत आसान है, आप ध्यान रखिएगा। अब युवराज यहां पर एक सवाल पूछ रहा है। युवराज चौहान एक बात बताऊं मैं, ठीक है, पूछ तो तुम सवाल रहे हो, लेकिन आप जरा यह भी सोचा करो कि आपके पास 1 साल है और आप यह भी सोचा करो कि जब आप सवाल पूछ रहे हो तो क्या वो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। सोचे हो कभी? इनफाइनाइट मोल लाओगे कहां से?
इनफाइनाइट मोल लाओगे कहां से? तो एक्सपेरिमेंटली। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट। ऐसे अनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन कहीं से भी उठाने का मतलब नहीं है, ये मैथ्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। यहां पर आपसे जो चीजें हम लोग बोल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, इसलिए अपना वक्त मत खराब करो, सामने वाले का वक्त भी मत खराब करो, ठीक है? बाकी जवाब देने को मैं 10 जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप खुद ही सोचो, यू आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट, यू आर एक्सपेक्टिंग ट्वाइस ऑफ इनफाइनाइट। मैं पागल नहीं हूं, समझ में आता है? सो मैथमेटिकली ऐसी चीज पूछो जो एक्सपेरिमेंटली केमिस्ट्री में प्रूव्ड हो, वो सवाल पूछो, तो मैं आपको बताते रहूंगा। अब आप जरा ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पर एग्जांपल और भी दूंगा, लेकिन मतलब इसका ये निकलता, आप सब लोग गौर से देख लो। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहां पर लिखे हुए हैं वो मॉलिक्यूल्स या मोल्स बताते हैं, वेट नहीं बताते। आपको वेट बाद में निकालना पड़ता है, आपको वेट बाद में निकालना पड़ता है। जब आपको मोल पता लग गए तो वेट निकालोगे, और वेट निकालने का तरीका ये रहा, मोल्स इनटू मोलर मास। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल और भी दूंगा, तो चिंता मत करो, ठीक है? सो फाइनली इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब मैं और मजेदार चीजें बता रहा हूं, जरा चेक करिएगा। हमने इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिख दिया, हमने इसको मोल की फॉर्म में लिख दिया, हमने इसको मास की फॉर्म में भी लिख दिया। अब मैं जो करने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं, मोल्स, मॉलिक्यूल्स और मास की फॉर्म में लिख दिया है। हम इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? जरा आओ मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? चलो, सो अब देखो, नया एग्जांपल लेते हैं और यहां पर एक एक चीज को चेक करते हैं। आई हैव अ न्यू एग्जांपल। वैसे टेबल बनी हुई है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह समझ में आ गया तो एक्चुअली यही है स्टोइकियोमेट्री। राइट इट डाउन नाउ, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री मेरे प्यारे बच्चों, यही है स्टोइकियोमेट्री। कोई पूछे कि भैया केमिकल रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री से लेना देना क्या है, तो इसी को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड स्टोइकियो, लिख लो, स्टोइकियोमेट्री। नाउ दैट्स टेबल, दिस टेबल इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के बाद मैथमेटिकली आप जितनी चीजें उसके लिए बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। और बैलेंस करने के बाद जो आपके पास कोफिशिएंट होते हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। बहुत सिंपली बोल रहा हूं। चलो हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जरा चेक करना। वही केमिकल रिएक्शन ले ली, SO2 O2 विल गिव यू SO3। चलो बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, भैया हमने क्या किया, यहां पर 2 लगा दिया, यहां पर 2 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। चेक करना, मतलब हमारे पास ये इक्वेशन है, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ SO3। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है और इसके लिए हम लोग स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे। अब समझिएगा स्टोइकियोमेट्री का मतलब। सबसे पहली चीज जो आप मेंशन करते हो वो होता है मॉलिक्यूल्स। आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कुछ कह रही है, वही स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। क्या कह रही है? ये कह रही है कि अगर आपने SO2 के 2 मॉलिक्यूल लिए, SO2 का या SO2 का 2 मॉलिक्यूल, O2 का कितना मॉलिक्यूल लिया? 1, तो SO3 का कितना मॉलिक्यूल मिलेगा? 2। यही मतलब है, मैं आपको कह रहा था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मॉलिक्यूल बताते हैं। अगर आपने 2 मॉलिक्यूल SO2 के लिए, 1 मॉलिक्यूल O2 का लिया, तो आपको पक्का 2 मॉलिक्यूल SO3 के मिलेंगे। ये हो गया स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंटेशन 1, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। बहुत बढ़िया। दूसरा है एटम की फॉर्म में, दूसरा है एटम की फॉर्म में। आप बताइए, जरा चेक करिएगा, यहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल SO2 के लिए, तो बताइए एटम कितने हुए सल्फर के? पक्का 2। देखो एक में एक ही एटम है, तो 2 में कितने होंगे? 2। तो यहां पर 2 सल्फर के एटम आप सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एटम की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। सो फाइनली 2 सल्फर के एटम, बताइए एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 में कितने होंगे? 4 ऑक्सीजन के एटम। समझ में आता है? 2 सल्फर के एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम आपस में, जरा चेक करेगा, इस ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन के एटम है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपसे क्या मिलेगा? सल्फर के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के टोटल 6 एटम मिलेंगे। अरे भैया पक्का यही होगा। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मास लो। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप देखिए रिएक्टर प्रोडक्ट की तरफ एटम का नंबर सेम है, चेक करो। यहां पर कितने हैं? 4 और 2 6, 6 और 2 8, यहां पर भी 8 ही है, 6 और 2 8। यहां पर देखिए टोटल 6 हैं, यहां पर टोटल 6 हैं, यहां पर टोटल 2 हैं, यहां पर टोटल 6 और 2 कितने हो गए? 8। एटम मस्ट बी सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, वो हमने प्रूव कर दिया। आता है समझ में? अब आप देखो यहां पर मॉलिक्यूलर मास ले लो, किसका? SO2 का
O2 का और SO3 का। SO2 का मोलिकुलर मास 64, O2 का कितना होता है 32, निकाल लो, बहुत आसान है, और इसका होता है 80। अब आ जाओ यहां पर, हमने मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में लिख दिया, अब आप मास की फॉर्म में आ जाओ। मास की फॉर्म में जरा चेक करो, यहां पर दो, जरा चेक करो, मैंने आपसे कहा था लुक एट इट, मास की फॉर्म में सबसे पहले तो SO2 का यहां पर टोटल मास कितना है जरा उसको चेक कर लो। SO2 का एक मॉलिक्यूल का मास 64 होता है, हमने कितने लिए, दो का मतलब कितना हो गया 128। इसमें एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसका मास होता है 32, तो मैंने लिया यहां पर 32। यहां पर देखिए दो SO3 के हैं, एक SO3 का मास 80 है, तो दो का कितना हुआ 160, इसी को कंजर्वेशन ऑफ मास लो बोलते हैं। चेक करो 128 प्लस 32 कितना होता है 160। मतलब अगर आपने 128 AMU या फिर इसको ग्राम पर मोल, यहां पर इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा था AMU या फिर ग्राम, ओके, यहां पर मॉलिक्यूल या फिर मोल, दोनों में से इसको बोला जा सकता है। फाइनली अगर आपने 128 AMU और इसके 32 AMU लिए तो 160 AMU मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास लो इसी को बोलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब आ जाओ यहां पर आगे, आप इसको मोल के वे में भी लिख सकते हो, 2 मोल मॉलिक्यूल्स SO2 के, 1 मोल आपने किसका लिया O2 का, तो पक्का आपको 2 मोल किसके मिलेंगे, 2 मोल आपको SO3 के मिलेंगे। आप इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ना लिख के एटम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 मोल सल्फर के एटम, जरा चेक करो भैया, एक मॉलिक्यूल में सिर्फ 1 सल्फर है, तो 1 मोल में भी 1 मोल सल्फर होगा, यहां पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो कितने होंगे 2 मोल सल्फर। 2 मोल सल्फर 4 मोल ऑक्सीजन आपको क्या देंगे जरा चेक करो, 2 मोल ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करने के बाद 2 मोल सल्फर और 6 मोल ऑक्सीजन देंगे। वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में था, ये मोल की फॉर्म में है, सिंपल तरीका है। वो सिंगल एटम की फॉर्म में था, ये मोल एटम की फॉर्म में है, दैट्स इट, बहुत आसान है। सो फाइनली इसी को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। मतलब ये है कि अगर आप सीधा सीधा बात करो तो 128 ग्राम अगर आपने SO2 लिया और 32 ग्राम O2 लिया तो आपको 160 ग्राम SO3 मिलेगा, ये कंफर्म है। हम लोग लास्ट में एक एग्जांपल और लेंगे जिससे और इलैबोरेट करके सिखाऊंगा, बट एक्चुअली इसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अगर आपको ये लिखना आता है, मतलब उसमें जो डेटा आपसे पूछा गया है, बताओ कि कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्राम के वे में लिख के बताओ, इसी को हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है आपके, तो फाइनली इसी को बोलते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और फाइनली ये इसका मतलब निकलता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। तो अब सवाल ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जाता है। सो राइट डाउन मोल कॉन्सेप्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, चेक करिएगा भैया, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन लिखिए, कॉपी के अंदर लिखिए, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। जो अभी हमने किया उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा काम आएगा, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू मैं आपको जनरलाइज वे में बताऊंगा, जरा चेक करिएगा। सपोज करिए, फिर से जरा देखिए, हमने हाइड्रोजन लिया 2, ऑक्सीजन लिया 1, उससे आपको 2 मोल क्या मिलेंगे H2O। आप जरा चेक करिएगा, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरा चेक करो कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन आपको 2 मोल H2O देंगे, ये बैलेंस इक्वेशन है, यस और नो, ये कंफर्म हो गया, सबको क्लियर है। चलो सो अगर मैं यहां पर जरा चेक करेगा, अगर मैं यहां पर स्टोइकियोमेट्री लिखूं, लुक एट इट, यहां पर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट देखूं तो इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है 1, यहां पर कितना है 2, यही है। अब मैं फिर से लिख के बता रहा हूं, बहुत आसान है। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1 और यहां पर H2O का कितना है 2। सबको कंफर्म हो गया, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट सबको क्लियर है। अब ये आपसे कुछ कहता है, सो मोल की फॉर्म में क्या कहता है, मोल की फॉर्म में ये कहता है कि आपने अगर हाइड्रोजन के मोल कितने लिए 2, ऑक्सीजन के मोल कितने लिए 1, तो आपको पक्का वाटर के मोल कितने मिलेंगे 2। ये यही कहता है आपसे, सबको ध्यान है, ध्यान से देख लो। अगर आपने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 लिए, ऑक्सीजन के मोल 1 लिए, तो पानी के मोल आपको पक्का 2 मिलेंगे। सबको समझ में आता है। और अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का रेशो ले लूं तो जरा चेक करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ आई एम टेकिंग द रेशो ऑफ हाइड्रोजन मोल्स एंड ऑक्सीजन मोल्स, दैट रेशो इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का मोल कितना है 2 और इसका कितना है ये 1। जरा ध्यान से इसको चेक कर लो, जब मैं यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मोल का रेशो ले रहा हूं तो वो आ रहा है 2:1। और आप मुझे बताओ कि 2:1 क्या है। 2:1 is the ratio of their stoichiometric coefficient as well.
2:1 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज वेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या मैं यूं नहीं लिख सकता हूं, जरा चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से लिख लो। फाइनली क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1। क्या मैं उसको यूं नहीं लिख सकता हूं? जरा चेक करो मैंने क्या किया, उस 2 को तो यहां ले गया, इस ऑक्सीजन को यहां ले आया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहां पर और इस 2 को वहां ले गया, हमारे पास इक्वेशन बन गया। नाउ दिस इक्वेशन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। जरा चेक करिएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। जरा चेक करो ये बराबर होंगे। नाउ दैट्स रियली वेरी अमेजिंग, इसी को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारे सवाल कर पाओगे। आप खुद ही देख लो, मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना है, 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना है, 1। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के आप मोल कॉन्सेप्ट सीधे लगाओगे, क्या करोगे, लुक एट इट। और ना सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे भी लगेगा, आप चाहो तो प्रोडक्ट पे भी लगा सकते हो। फाइनली मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, जरा चेक करो, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, ये देखिए यहां से इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, और फाइनली विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर एज वेल। यही है मोल कॉन्सेप्ट, दैट्स कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो हमेशा इक्वल होता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। इसको लिख लो, आपको काम आएगा। ना दिस इज रियली अमेजिंग, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और मैंने यहां पर प्रूव करवा दिया है। और ये अगर आपने कर लिया तो आपके कोई सवाल गलत नहीं होंगे। इसकी मैं प्रैक्टिस कराता हूं, आप इसको फटाफट से लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। अब यहां पर जरा चेक करना, मतलब क्या है, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज लिख लो, ऑलवेज इक्वल फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सभी के लिए इक्वल होगा। सबको समझ में आता है? और अगर आपको यह आ गया तो आपसे कभी सवाल गलत नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन इस चीज को समझ लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हमेशा क्या होता है, बैलेंस करने के बाद हमेशा, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबके इक्वल होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया, कैसे आया आप इसको देख लो, आप ध्यान से देख लो, मैंने आपके सामने सब चीजें करी हैं, आप खुद से ही देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। समझ में आता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन पे ये होगा, किसी भी इसको इक्विवेलेंस नहीं बोलते, इसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। बेटा गलती मत करना, गलती मत करना। अरे बेटा बहुत आसान है, आप खुद से देखो, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ H2, ये क्या है O2, ये क्या है H2O। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, इसका 2, इसका 1, इसका 2। इसका मोल क्या है जरा चेक करो। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मतलब ही निकलता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन आपको 2 मोल क्या देंगे, वाटर। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का रेशो लेते हैं, रेशो ले लो, तो कितना आएगा 2:1 एंड दैट इज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और आप मजे की बात क्या है, 2:1 इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो भी है। जरा चेक करो, ये रहा इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने कुछ रॉकेट साइंस वाली बात बोली नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हमेशा इक्वल होगा, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट। मैं अब आपको लगा के दिखाता हूं, और अगर आपको ये समझ में आ गया, अब आप देखिए एक और बात। अब आप कहोगे सर, यहां पर जरा गौर से चेक करेगा, फाइनली जरा चेक करो, मैं यहां से कलर चेंज कर रहा हूं। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये फिक्स होता है आफ्टर बैलेंसिंग, ये फिक्स होता है, ये आप डिसाइड करते हो, दैट इज डिसाइडेड बाय यू। और ये जो मोल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्वेश्चन में मिलता है, आप इससे बहुत सारे सवाल सोल्व कर सकते हो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं और, जिससे आप और अच्छे तरीके से समझोगे, समझ में आता है। लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार देखते जाओ क्या हो रहा है। लिख लो इसको फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली इसको जनरलाइज वे में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो सो फाइनली मैं आपको जनरलाइज वे में लिखवा देता हूं, तो सब लोग लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। लेट अस सपोज, अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं जिससे आपको और समझ में आएगा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं जनरलाइज वे में। लेट अस सपोज हमारे पास है A ऑफ A प्लस B ऑफ B विच विल गिव यू C ऑफ C। सबको समझ में आता है? यहां पर A, B और C, बेटा ये क्या है, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या है?
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जिसमें ए और बी क्या है? ए और बी बेटा रिएक्टेंट है, समझिए बहुत आसान है। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। सी क्या है? प्रोडक्ट। अब मैं यहां पर क्या लगाने जा रहा हूं? मोल कॉन्सेप्ट। समझिए मोल कॉन्सेप्ट क्या है। अब फिर से देखिए, एक बात याद रखिए, जज्बा होना चाहिए कि ऐसी क्या चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, बहुत सीधे सीधे शब्दों में समझा रहे हैं सर, इसका मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करने की जरूरत है। ध्यान से देखो, ये अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, अगर नाउ दिस इज द केमिकल रिएक्शन, इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? मैंने आपसे अभी कहा मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। लगा दो, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बताओ ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है? स्मॉल ए, which is equals to moles of B divided by stoichiometric coefficient small b। अब आप एक बात बताओ, A, B और C ये तो आप डिसाइड करोगे। अगर आपने डिसाइड कर दिया तो वो फिक्स हो जाएगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है। सो ये बहुत आसान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको कैसे भी डिसाइड करो। और फाइनली which is equals to, हमारे पास प्रोडक्ट कौन है? N of C with मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी। चलो इस स्मॉल सी को मैं यूं लिख देता हूं, ठीक है। सो ये दिस इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। ये लो, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का मोल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखो, मोल्स टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल फॉर चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल कराने वाला हूं। लिख लो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये मोल कॉन्सेप्ट होता है और ये हर केमिकल रिएक्शन पे लागू होता है। इट वर्क्स ऑन ऑल केमिकल रिएक्शंस एक्सेप्ट न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन जो नहीं पूछे जाते। सो आप इसको लिख लो। अब इसमें एक सवाल करा रहा हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो राइट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट। यही है आपका मोल कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। नाउ दिस इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट। चलो अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। चलो तो फाइनली अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ दिस इज क्विज टाइम। जितना समझाया उस पर सवाल करते हैं, जिससे मुझे यह समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको आज जितना मैंने समझाया वो सारी एप्लीकेशन पार्ट आपको यहां लगानी है। सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी के अंदर इस इक्वेशन के लिए स्टोइकियोमेट्री लिखनी है और मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इस इक्वेशन पे। सब लोग शुरू हो जाओ, कितना समझ में आया सब लोग लिखो। चलो मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आया। लिखो सब अपनी कॉपी के अंदर लिखो। मैं आपको यहां पर कितने टाइम दे रहा हूं? 1 मिनट। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, मैं पानी पी लेता हूं। सबसे पहले तो आप इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखोगे। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं बोल रहा हूं, स्टोइकियोमेट्री, कंप्लीट स्टोइकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ एटम, ठीक है। इन तीनों में लिखोगे और यहां पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। लिखो फटाफट 1 3 2। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने लिख दिया है। अपनी कॉपी के अंदर करो ये। जिस दिन ये आपको आ गया आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मोल कॉन्सेप्ट भी लगाओ। ये लक्षित ने लगा दिया मोल कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया लक्षित, बहुत बढ़िया। लक्षित ने मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया। बस ये समझ में आ गया तो समझो हो गया काम। दैट्स रियली ब्रिलियंट, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे। तो ये आपका पहला सवाल है। सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्री लिखो, फिर इस पे मोल कॉन्सेप्ट लगा के बताओ। मोहित अग्रवाल ने भी कर दिया, बहुत बढ़िया। यहां पर फेना अजहर ने भी कर दिया, नूपुर ने भी लिखा है। अब इस पे मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। मोल, शिप्रा सिंह ने भी लिख दिया मोल कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। रौनक ने भी लिख दिया। तो इसका मतलब समझा देता हूं। सबसे पहले तो हम इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों चेक कर लेना, अगर कोई कहे कि इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखो तो इसका मतलब ही निकलता है। सबसे पहले आप यहां पर क्या बोलोगे? नंबर वन ये है कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। नंबर 1 इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरा चेक करना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर किस वे में लिखने हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2। तो ये इस वजह से लिखे, ध्यान रखना। यहां पर ये, यहां पर ये और यहां पर ये, याद रखिएगा। पहला तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखने थे, आपने बैलेंस कर लिया नहीं किया, ये बैलेंस करके दिया हुआ था।
ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। अगर बैलेंस करके दिया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकला 132, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ सबको, अब इसका मतलब समझाओ। जो आपने बैलेंस किया उसका मतलब है, मतलब आप दूसरे नंबर पे समझाओगे। मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के वे में लिखो। मॉलिक्यूल्स के वे में क्या लिखोगे? अगर आपने इसका एक मॉलिक्यूल लिया, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये देखो, अगर आपने एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का लिया, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, तो 2 मॉलिक्यूल आपको अमोनिया के मिलेंगे, ये पक्का है। मतलब ये रेसिपी होगी। नाउ दिस इज कॉल्ड रेसिपी। समझ में आता है? इसी तरह से आप इसको मोल के वे में भी लिख सकते हो। मोल, आप इसको मोल के वे में भी लिख सकते हो। 1 मोल अगर आपने नाइट्रोजन लिया, 3 मोल अगर आपने हाइड्रोजन लिया, तो पक्का आपको 2 मोल क्या मिलेंगे? अमोनिया। ये मोल के वे में लिखा, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। आप लिखो मॉलिक्यूल के वे में, मोल के वे में, स्टोइकियोमेट्री लिखो। आप इसको ग्राम के वे में, वेट के वे में भी लिख सकते हो। चौथा, वेट के वे में लिखो। आप बताओ आपने मोल कितने लिए नाइट्रोजन की, तो वेट कितना हुआ? नाइट्रोजन का 1 मोल है, यानी कि 28 ग्राम। अगर आपने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया, यहां देखिए 6 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो पक्का आपको 28 और 6, इसको जोड़ दो, 28 और 6 34 ग्राम आपको क्या मिलेगा? अमोनिया। ये लीजिए, इसका मतलब ये है। अब पढ़ लीजिए, इसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, पढ़ लो। दैट्स कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। बेटा बहुत आसान है, कोई ये बिल्कुल बच्चों के जैसा खेल है, और अगर आपको ये नहीं आता तो ये गलत बात है। और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास लो लग रहा है, 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम 34 ग्राम, आप यहां से भी 34 ग्राम निकाल सकते हो। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मास लो बोलते हैं। मैंने लाइन की इस तरफ जो चीजें लिखी है वो स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ दीज आर कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्री। सबको समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अब हम लगाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो चलो मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? बहुत आसान है। मैंने बोला मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोल्स टू स्टोइकियोमेट्री रेशियो इज ऑलवेज इक्वल फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। काफी लोगों ने लगा दिया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? दैट इज 1, व्हिच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, which is equals to moles of ammonia divided by 2. Look at it, moles of ammonia divided by 2. बस इसी तरह से आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना था। ये मतलब निकलता है इसका। अब मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा और अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट लगानी आती है तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। सबको समझ में आ गया? मैं आपको यहां लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, लेकिन इससे पहले लिख लो कि स्टोइकियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट का मतलब यह होता है, हिम्मत उसमें होती है जो डटा रहता है, जो भाग जाता है उसमें हिम्मत नहीं होती है। आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो शुरू में समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से पूरा लेक्चर देखा है तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। बस यही फर्क होता है टॉपर में और बाकी रैंकर्स में। अगर आप टॉपर हो तो आप अपने आप से वादा करो कि लेक्चर शुरू हुआ है, मैं तब से स्टार्ट करूंगा और पूरा लेक्चर देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है, भरोसा है अपने टीचर पर कि मुझे समझा देगा। इसलिए वेट कैसे आता है बेटा? वेट बहुत आसान है। somebody saying वेट कैसे आता है बेटा? वेट निकालते हैं मोल्स इनटू मोलर मास। आप यहां पर निकालिए, इसके मोल कितने हैं? 1। somebody saying मोल, ये मोल 1 है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28। 28 इंटू 1 इज 28। यहां पर मोल्स कितने हैं? 3। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6। यहां पर मोल कितने हैं? 2। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17। so 17 इंटू 2 34। खत्म। वो तो आप इसको जोड़ के भी निकाल सकते थे। इतनी सी बात है। सबको समझ में आ गया? आ गया क्या? मैं चलो पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद एक सवाल और दूंगा आपको। क्वेश्चन देखो अब कैसे होता है। मोल कॉन्सेप्ट से चुटकियों में क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले आपको स्टोइकियोमेट्री लिखनी आनी चाहिए। समझ में आता है? क्योंकि अगर आपने मोल निकाल ली मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मोल से कुछ भी निकाल सकते हो। आपको मोल के फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल से आप वेट निकाल सकते हो। पहला, मोल से आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। क्वांटिटी क्या होता है? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। इफ यू नो मोल, you can calculate weight, you can calculate quantity, you can calculate
वॉल्यूम एज वेल फॉर गैस, दैट इज मोल्स इनटू 22.4। बेटा आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको मोल पता है आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसी को स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको आपने बैलेंस कर लिया, तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है कि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, उसके मॉलिक्यूल किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके मोल्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वेट किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, और वेट के बाद आप यहां से क्वांटिटी भी निकाल सकते हो और वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। और ऊपर लिखा है मोल कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आ गया? आई एम गिविंग यू वन वंडरफुल क्वेश्चन। देखो भैया बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूं, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? सो चलो मैं आपको एक सवाल कराता हूं, उसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इसका आप ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ले लिया, बहुत बढ़िया। सो फाइनली चलो इसी की बिहाफ पे अगर एक क्वेश्चन करे, क्वेश्चन लिखो सब लोग, और मुझे आंसर करना, कितने लोग आंसर करते हैं इसको सोल्व करके बताऊंगा। किससे? मोल कॉन्सेप्ट से। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ लिखो, इफ 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 14 grams of nitrogen reacted, बहुत इंपॉर्टेंट है। if 14 gram of nitrogen reacted with hydrogen to form ammonia, ये सवाल है। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया दिया, तो पूछता है देन फाइंड आउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड प्लस मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। यह सवाल है। सवाल देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया दिया, तो आपको पूछ रहे हैं कि भैया कितना हाइड्रोजन का मोल रिक्वायर्ड होगा और अमोनिया का मोल कितना बनेगा। यह सवाल पूछा है आपसे। अब इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब दो, फिर मैं सोल्व करके बताऊंगा। इसको मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करो, बहुत आसान है। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया बन रहा है। तो सवाल पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कितना चाहिए मोल में और अमोनिया कितना निकलेगा। यह सवाल है, इज्जत रख लेना। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मुझे चाहिए आपके आंसर चैट में, और कितने लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं मैं वो देखना चाहता हूं। तो कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूं यहां पर कितने लोग हैं। चरण सिंह ने आंसर दे दिया, उत्कर्ष ने आंसर दे दिया, मिस्टर क्लीन ने, लास्ट क्वेश्चन है, सोनम कटियार ने आंसर दे दिया। अपन चेक करते हैं। नितिका ने आंसर दे दिया, मंजू ने, सैफिकुल ने, सार्थक ने, नितिका ने, पियासा ने, रोशनी ने, सदरिता ने, रेनू ने, उत्कर्ष ने, सोनिया ने, विशाखा, सोनम, विजय, परनीत, आलोक, नितिका और रिजू, आर्या, दामिनी, सोनिया और तुषार और ब्लडी। वाह क्या नाम है, ब्लडी, दैट्स रियली ब्रिलियंट। मोहित अग्रवाल। अब देखो इसको निकालने का तरीका, मैं बार बार बोलता था आपसे, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, 14 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, 14 ग्राम नाइट्रोजन। आप सबसे पहले यहां पर मोल्स निकालो नाइट्रोजन के कितने दिए हुए हैं। सबसे बढ़िया काम होता है, याद रखो, आपको केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मोल में करनी है, क्योंकि मोल से आप वेट भी निकाल सकते हो, मोल से क्वांटिटी भी निकाल सकते हो, और मोल से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? वेट डिवाइड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वो मोल्स होंगे। मास कितना गिवन है? 14 ग्राम। मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 28 ग्राम पर मोल। यस और नो? तो कितना हो गया? आधा। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज आधा, दैट इज गिवन टू यू। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज आधा, दैट इज गिवन टू यू, एंड दे आर आस्किंग अबाउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ अमोनिया। चलो मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, क्या है मोल कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। निकाल दो, लगा दो। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड दैट इज इक्वल टू 1
1 which is equals to moles of hydrogen divided by stoichiometric coefficient that is equals to 3. यही होता है ना मोल कॉन्सेप्ट, यही होता है मोल कॉन्सेप्ट. अब उसमें आपको नाइट्रोजन के मोल दिए हैं आधे, रख दो. तो इसका वैल्यू पता है तुम्हें, आधा. 1 से डिवाइड करो कुछ नहीं जाएगा. यहां पर कितना होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 3. तो यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए मेरे बच्चे, 3/2. ये लो, ये आंसर आ गया. अब आप लोग बताओ कि जो मैंने चीज आपको सिखाई काम आ रही है कि नहीं. अब आप लोग बताओ, यहां से मैंने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए एंड वी ऑल नो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब आप चाहो तो मोल्स ऑफ अमोनिया भी निकाल सकते हो. सो फाइनली अमोनिया के मोल कितने निकलेंगे, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. इस तरफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता है. आप इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. नाइट्रोजन के मोल देखो, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, चेक करना. आई एम इक्वेटिंग दीज टू. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आधा which is equals to moles of ammonia you have to find out divided by 2. ये लो, फाइनली आंसर कितना आ गया, moles of ammonia that is equals to 2 divided by 2 that is 1. ये लो आंसर आ गया. अब आप लोग बताओ, अभी किस किस को समझ में आ गया. ये फाइनल है मेरी तरफ से, इसके बाद फिजिक्स का लेक्चर है. आप ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये मेरा सोल्व करने का तरीका है. और मैं आपको बताता हूं, अभी आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने इसको अपना लिया तो आपकी एररलेस कैलकुलेशंस होंगी. हमेशा याद रखो, आदत बनाओ, सही आदत. क्या, केमिस्ट्री में हम लोग मोल में कैलकुलेशन करेंगे, बात खत्म. आप मोल में कैलकुलेशन करोगे, केमिस्ट्री में बात खत्म. मोल में कन्वर्ट करो, उसी में कैलकुलेशन करो. समझ आ गया. ये आपके सामने सोल्व किया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. ये आंसर है आपका. बहुत लोगों ने आंसर दे भी दिया है. ये लो, मैं साइड में हो जाता हूं. ये लीजिए. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर. दैट्स हाउ यू कैन सोल्व दिस. सबको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो फाइनली गाइज, यहां हमारा लेक्चर खत्म होता है. थैंक यू सो मच. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. सो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे. ये बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रॉमिस करो कि भैया हम लोग यहां पर स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखते हैं उसकी प्रॉमिस करो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. और हम लोग यहां पे किस तरह से मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करोगे. अगली बार मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको और समझ में आ जाएगा. सबको समझ में आता है. चलो, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल. रुक जाओ, अभी एक काम बाकी है. क्या बाकी है पता है ना आपको, क्या बाकी है. फाइनली ये क्वेश्चन था, आपने कर लिया. ठीक है, चलो.